नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। चिकित्सा क्षेत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई सौगात। RUHS में 70 बेड के नए ICU का किया VC के माध्यम से लोकार्पण। कोविड मरीज के शव का घंटों इंतजार करते रहे मरीज के परिजन। PPE किट की व्यवस्था नहीं होने पर उखड़े परिजन। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर विभिन्न संगठनों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। वहीं शहर के स्मारक अपनी दुर्दशा पर बहा रहे आंसू। पंचायत राज चुनाव के 2 चरण हुए पूरे, 2 चरण बाकी। 8 दिसंबर को आएंगे परिणाम। और सुभाष उद्यान के सामने पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बहा व्यर्थ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। VC के माध्यम से प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं के तहत कोविड ICU, माइक्रोबायोलॉजी लैब और कैंसर उपचार हेतु वार्ड सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश के CM अशोक गहलोत ने आज कोविड-19 के तहत बनाए गए हॉस्पिटल का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें अजमेर संभाग के टोंक सहित अन्य जगहों पर 6 हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान VC के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी। DC प्रधान ने बताया कि इस मौके पर CM द्वारा संभाग में चल रहे कोरोना के तहत कार्यों की समीक्षा की, जिसमें संभाग के 4 जिलों की जानकारी उन्हें दी गई। प्रधान ने कहा कि कोरोना महामारी के लिए जो कार्य हो रहे हैं उस पर CM ने संतोष जताया और आगे भी इसी जज्बे से कार्य करने की बात कही। यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ICU गंभीर रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ जिनमें वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर एनालाइजर, DVT पंप के साथ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। राजस्थान के 6 जिलों में RT-PCR लैब। इसके पहले हम देखते हैं ये 70 शैय्याओं का ICU। राज्य सरकार द्वारा कोविड मरीजों के लिए RUHS हॉस्पिटल जयपुर में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 70 बेड का नवनिर्मित ICU कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की पहल पर निर्मित इस ICU में रोगियों के लिए वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, डायलिसिस, ब्लड बैंक एनालाइजर, अत्याधुनिक ICU बेड, DVT पंप एवं सेंट्रल पेशेंट मॉनिटरिंग युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। ये सुविधाएं वर्तमान में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में बेहद उपयोगी रहेगी तथा बाद में इनका उपयोग अन्य रोगियों के उपचार में भी किया जा सकेगा। इस ICU की लागत 8 करोड़ 10 लाख रुपए आई है। ये था 70 बेडेड विशेष अत्याधुनिक रूप से तैयार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ICU वार्ड। राज्य सरकार द्वारा कोविड अब
राजस्थान के 6 जिलों में RT-PCR लैब यानी कोविड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और इस क्रम में सबसे पहले सादत जिला चिकित्सालय 2 कोविड-19 की जांच के लिए नवीन माइक्रोबायोलॉजी लैब का लोकार्पण। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वीसी से अशोक डोगरा जी, बूंदी विधायक रामलाल जी मीणा, विधायक प्रतापगढ़, गंगा देवी जी विधायका बगरू, और तमाम वो साथी जो इनवाइट किए गए हैं, सांसदगण, विधायकगण, वो जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, अखिल अरोड़ा जी, सिद्धार्थ महाजन जी, वैभव गलेरिया जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और तमाम जो इसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए भी, यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज का कार्यक्रम अभी आपने देखा किस प्रकार से जो राजस्थान में हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है कि राजस्थान मेडिकल सेवाओं के मामले में देश में अग्रणी राज्य बने। इससे पहले से हम लोगों ने यहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, फ्री इलाज। आज ये जो वीसी थी इसमें विशेषकर जो टोंक है उसका, और भी हनुमानगढ़, बीकानेर, कई जगह के जो सारे 6 हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नई कोविड की नई जो विधाएं आई है, और जो RUHS में जो अभी 70 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसके बारे में आज माननीय CM साहब ने उद्घाटन किया था। और भी जो जो जगह थी, हमारा जैसे टॉक का है लैब है, उसका भी उद्घाटन किया था। इसी तरह 6 जो अस्पताल थे उन सभी का आज उद्घाटन किया गया था। और साथ ही माननीय मंत्री CM साहब ने काफ़ी अच्छा उद्बोधन भी दिया था। तो मैं सोचती हूँ कि कोविड के लिए जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है वो सभी के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। और मैं सोचती हूँ कि पूरे देश में हमारा राजस्थान काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत आगे हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड यूनिट में व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही बरतने के मामले आते रहते हैं। पहले कोविड से मौत के बाद शव को रखने के लिए अलग से मोचरी की व्यवस्था नहीं की गई और शव घंटों वार्ड में ही पड़ा रहता था। अब जब इसकी व्यवस्था हो गई तो फिर भी मौत के बाद घंटों शव वार्ड में पड़ा रहा। ऐसा ही मामला आज कोविड वार्ड से आया। कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय एक मरीज की हालत गंभीर थी और सुबह उनकी मौत हो गई। इसके बारे में तब पता चला जब नर्सिंग स्टाफ वार्ड में पहुंचा। मरीज के शरीर में कोई हरकत नहीं होने से उनको जांच की गई। ड्यूटी डॉक्टर भी आ गए थे और उन्होंने जांच की, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद वार्ड से सभी मेडिकल स्टाफ चला गया। वहां रहे दूसरे मरीज ये समझ रहे थे कि मृतक के शव को वार्ड में ले जाने की व्यवस्था की जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शव 2.5 घंटे के बाद शव को वार्ड से बाहर निकाला गया और कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार परिजनों को सौंपा गया। पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। आए जब 40-45 ऑक्सीजन रह गई थी, लेकिन अंदर से बोलते हैं कि आप ऑटोमेटिक, हमारे पास वार्ड बॉय एक भी नहीं है, आप खुद ही अंदर लेके आ जाइए। अब बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या है ये नाटक यहाँ पे? ये कोविड की इतनी बड़ी महामारी चल रही है, यहाँ पे एक पेशेंट नहीं कोविड मतलब मरीज को अंदर ले जाने के लिए। अब बोलते हैं हाथों तब अंदर मतलब एम्बुलेंस लेके आ जाइए आप। अच्छा। और बंदे हैं 2-2 घंटे बाद आते हैं। 2 घंटे से मैं बॉडी यहाँ बाहर लेके खड़ा हूँ। कोई पीपी किट पहनाने वाला नहीं, बोला कभी हाइड्रोक्लोराइड नहीं है हमारे पास, कोई पीपी किट नहीं है। क्या नाटक है यहाँ पे ये? और बोलते हैं 15 दिन पहले भी शॉर्ट सर्किट का हुआ था और हमारे यहाँ से बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे नौकर रहेंगे। अच्छा, अब बताओ किसके नौकर रहेंगे अगर आप? मरीज के बेटे नीरज जिडवानिया ने बताया कि मरीज की मौत सुबह हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मौत का समय कुछ और बताया। यदि इसे भी सही माना जाए तो शव कई घंटे वार्ड में पड़े रहा और वहां रहे दूसरे मरीज इसे देखकर भयभीत होते रहे, जबकि शव को तुरंत मोचरी में शिफ्ट करने के दावे किए जाते हैं। मुझे करीब 2.5 घंटा हो गए और 2.5 घंटे के होने के बाद
ठीक है एक्सपायर हो गई है, पर कोविड चल रहा है, सबको पता है कोविड है, बॉडी ओपन पड़ी है, तो हमें क्या परेशानी जा रही है? जब गवर्नमेंट बांट रही तो हम काहे को परेशानी हुए? पर गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव पेशेंट बीच रोड पे पड़ा है, 2 घंटे हो गए हमको, 2 घंटे पेशेंट डेथ हो चुकी थी, मैं लेके आया हॉस्पिटल, डेथ हुई भी थी, मैं उसकी कुछ नहीं कह रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पेशेंट डेथ है, कोरोना पॉजिटिव है, और आप सब लोग किस लिए है कि हर आदमी पॉजिटिव है, दूर भागता है। इन्होंने इनको कोई हाइड्रोक्लोराइड से कुछ भी नहीं किया, पीपी किट पहना दिया, मैं शमशान लेके जा रहा हूँ, हो जाएगा काम। ये मेरे फादर है प्रेमचंद डीडमनिया, 80 ईयर्स थे। आज सुबह कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई, ऑक्सीजन लेवल डाउन था, लेके आया और हॉस्पिटल लाते लाते डेथ हो गई। अंदर से मुझे रिजल्ट मिल गया, अंदर से उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, तो बाहर खड़ा हो गया। बाहर अब किसके इंतजार में खड़ा हूँ ये मुझे खुद को नहीं पता कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। इस बीच अस्पताल के कर्मचारी और मरीज के परिजन के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हो गई। के लिए बैठा हूँ क्या? बंदे आते हैं घंटे 2 घंटे बाद, उनके बाद बोल रहे हैं आप ऐसा हमारे से चिल्ला के कैसे बात कर रहे हो? 2 घंटे से बॉडी बाहर पड़ी है, पूरे स्टाफ में स्टाफ प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई आप बाइट ले लो, उसके बाद चामटा देता हूँ मैं एक करके। सुनो, मैं वार्ड में काम करके आया हूँ दूसरे में, यहाँ आपने कितनी तरीके से चिल्ला के बात आपने करी है, आपके भाई ने करी है, इसने क्या बोला? मैं किसी का नौकर हूँ क्या यार? मैं मेरा किसका नौकर हूँ क्या? नौकर का नौकर हूँ? किसका नौकर है? किसका नौकर हूँ? बता दो किसका नौकर है? सरकार का नौकर है? किसका नौकर है? किसका नौकर है? तेरा नौकर हूँ क्या? किसी का भी यहाँ पर किस लिए रखा तेरे को? आई हूँ ना वार्ड में से, किसी में से। क्या नाम है? अजीत नाम है मेरा। अजीत जी ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो भैया इनको बोलो, मैंने इनसे भैया करके बात करी है, प्यार से बात नहीं बोल सकते आप। अरे ले जाने पेशेंट ले जाने के लिए नहीं था इनके पास में कोई टाइम मिलना चाहिए। और शिक्षा क्रांति के अग्रदूत और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की आज शनिवार को 130वीं पुण्यतिथि है। शहर के विभिन्न संगठनों ने सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर फूल पुष्प अर्पित किए। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबाई फूले एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दर्शक, संपादक और क्रांतिकारी थे। ताउम्र उन्होंने नीची जाति, महिला और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी इस काम में उनका पूरा साथ दिया। ज्योतिबाई फूले की पुण्यतिथि पर कांग्रेस समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज महात्मा फूले की 130वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक महान समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति समर्पित, विशेष रूप से महिला शिक्षा को जो उन्होंने दिशा दी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कदम उठाए, वह अस्मरणीय है। और आज भी एक तरह से इसमें समाज के परिवर्तन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे महान समाज सुधारक और शिक्षा के प्रसारक और एक महान दिशा दृष्टा को मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं आज के इस दिवस पे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से महात्मा जी ने आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो बीमारी चल रही है कोविड, इसी प्रकार की इनके जीवन काल में भी बहुत फ्लैग की जो बीमारी आई थी, तो इनका उदाहरण है सीधा कि सीधा इन्होंने अपने सहपत्नी इसका इलाज और लोगों की मदद की थी। तो निश्चित रूप से आज के समय में भी जो समाज सेवक है अपने समाज के सामाजिक जीवन में खुद का तो ध्यान रखना ही है और लोगों का समाज में आई हुई इस बीमारी का डट के मुकाबला करना है। तो निश्चित रूप से आज जो महात्मा जी ने अपने समय में जो राह बताई थी फ्लैग की बीमारी से निपटने की, इसी राह पे चलने का प्रयास करें। महान सुधारक ज्योतिबा फूले जी की आज हम लोग पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ कलेक्टेड अजमेर क्लब चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि वो समाज की कुरीतियों के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर लड़े। वो चाहते थे कि स्त्री शिक्षा में भी आगे रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी, सावित्रीबाई फूले जी को भी बहुत अच्छा शिक्षित किया और देश की प्रथम शिक्षिका के रूप में हमारे सामने पेश किया। वो चाहते थे कि महिलाएं पर्दे से निकल करके शिक्षा की ओर अग्रसर हों ताकि उनका मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके। सारी ज़िंदगी उन्होंने कुरीतियों को झेला, उनके समाज के उद्धार के लिए काम किए। हम नमन करते हैं ऐसी शख्सियत को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं, बच्चों और समाज की कुरीतियों को दूर करने के
यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे माली समाज ने किया महात्मा ज्योतिबा फूले को याद। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। शिक्षा क्रांति के जनक महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले का 130वां महानिर्वाण दिवस माली धर्मशाला में अखिल भारतीय सैनी समाज की ओर से मनाया गया। इस मौके पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही माली समाज की ओर से ये मांग की गई कि भारत सरकार से कि जल्द से जल्द ऐसे महान जो समाज सुधारक है उनको भारत रत्न दिया जाए। पुष्कर से दिलीप नागर साथ सीताराम पारासर स्वामी। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए सबके लिए अच्छी बात है कि हम उनके विचारों और उनके बताएं। अब मैं हमारे नवयुग मंडल के प्रेसिडेंट से निवेदन करूँगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन एवं मेरे पिता तुल्य पधारे हुए वरिष्ठ हमारे श्री बाबूलाल जी लेखी जयनाथ जी लेखी एवं हमारे नवयुग मंडल के सलाहकार जी शैली और युवा साथी, आज आप लोग भी इस अवसर बधारे प्रोग्राम में उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि नवयुग मंडल ने आज के 2 साल पहले, अभी तो 1 साल में कुछ लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं, 2 साल पहले एक पहल की थी कि ग्रामीण क्षेत्र या पुष्कर क्षेत्र के हर स्कूल में, और हमने एक प्रयास भी किया था कि वहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले जी की तस्वीर हर स्कूल में भेंट की है और वहीं बनाई थी। अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, तो उन अध्यापकों को हमने ये भी कहा था कि इनकी जो निर्माण तिथि और जन्म तिथि है उस पर आपको इसको सब बच्चों से पुष्पांजलि करवानी है। और नवयुग मंडल के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो भी ये तस्वीर लगाना चाहता है, हम नवयुग मंडल की तरफ से इसको निःशुल्क वितरण करेंगे। आपको केवल आप ये बता दो कि हमारे घर में लगानी है और मेरे को तस्वीर चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने तस्वीर बनवा रखी है। तो जो भी लगाना चाहता है वो नवयुग मंडल से निःशुल्क लेना चाहता है। धन्यवाद, आप लोग पधारे इसके लिए। एक बार दोबारा अमर रहेगा। आज युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 130वीं पुण्यतिथि थी। इस कार्यक्रम के तहत पूरे राष्ट्र में आज इनकी पुण्यतिथि पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। क्योंकि अभी कोरोना काल है, तो कोरोना काल के अंदर जो सरकारी गाइडलाइनों की पालना करते हुए हमने पुष्कर स्थित माल्यान मंदिर में उनकी महानिर्वाण पर्व पर एक पुण्यतिथि के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सभी से निवेदन किया है कि जो महात्मा फूले जी ने जिस तरीके से समाज सुधार के क्षेत्र में शिक्षा क्रांति के वो जनक रहे हैं और समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने जितना कार्य किया है, उनकी जो बताई हुई रीति नीतियाँ हैं, उनके बताए हुए कार्यक्रम, उनके बताए हुए मार्ग को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें। क्योंकि आप देखेंगे महात्मा फूले जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। और उस समय में ब्रिटिश काल में और जब छुआछूत और इतना सामाजिक भेदभाव था, उस समय में उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले को खुद शिक्षित किया और साथ ही उन्होंने पूरे पहली महिला शिक्षिका उन्होंने बनाया। उनके नाम पर आज कई महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं। हम इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षिका दिवस की घोषणा की। साथ ही प्रत्येक जिले में उनके नाम पे छात्रावास खोलने की भी घोषणा की है। हम उनके लिए जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही ये भी करते हैं कि इसी कार्यक्रम के तहत पूरे सभी से निवेदन करते हैं कि महात्मा फूले जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, उनके रास्ते को हम आगे बढ़ाएं। जो और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उन सबके विरुद्ध लड़ने का काम किया और न केवल समाज सुधार, महिला उत्थान के विषय में काम किया, बल्कि उस समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि वो समय ऐसा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो आज भी उदाहरण के तौर पे माना जाता है। माता सावित्रीबाई फूले से उनका विवाह बचपन में हुआ, बाल विवाह हुआ और माता सावित्रीबाई फूले खुद अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। महात्मा फूले जी ने खुद उनको अपने घर में पढ़ाया और न केवल उनको पढ़ाया बल्कि कई इस क्षेत्र में स्कूल खोले, उनके नाम से महाविद्यालय खोले और दंपत्ति को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक जो विधवा परित्यक्ता थे, उनके पुत्र था, उसको गोद लिया डॉक्टर, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। आगे चल के वो डॉक्टर यशवंत के नाम से मशहूर हुए और डॉक्टर यशवंत ने अपना एक हॉस्पिटल खोला। उस हॉस्पिटल में वो गरीबों की सेवा करते थे
क्योंकि उस समय में ज़्यादा धन बल का प्रयोग नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उस समय एक नए समाज को उन्होंने दिया जिसमें महिला शिक्षा, छुआछूत, गरीब लोगों को उनके अधिकारों के बारे में एक समाज को शिक्षा दी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में उन्होंने शिक्षा दी, समाज को एक नए दौर की ओर उन्होंने ये इनको महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी के पहले से ही इन्होंने ये जो महात्मा गांधी के विचारों को उन्होंने अग्रसर किया था, जिसे अम्बेडकर जी ने भी अपना गुरु माना था, महात्मा ज्योतिबा फुले। इसी प्रकार से तो हमारे समाज से है ये, हम इनको इनकी नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर प्रचारित करें, हमारे समाज को। शहर के सार्वजनिक स्थल इन दिनों विभागों की अनदेखी के चलते आंसू बहा रहे हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरबों रुपए के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन महापुरुषों की मूर्तियां उदासीनता का शिकार हो रही हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। इन सब के बीच सेवादल कांग्रेस ने जिला प्रशासन से स्मारक के स्थानों को भी दुरुस्त करने की मांग की है। सेवादल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा ने बताया कि बार बार इन स्मारकों को लेकर जिला प्रशासन को लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि जितना रुपया किस विकास में खर्च किया जा रहा है, ये सिर्फ कागजों में दिख रहा है, जबकि वास्तविक जो सर्किल शहर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। सेवादल ने जिला प्रशासन से एक बार फिर ज्ञापन के जरिए स्मारकों और सर्किलों की दुर्दशा पर ध्यान देने की मांग की है। देखिएगा, अजमेर शहर में जितने भी स्मारक है उनकी इतनी बड़ी दुर्दशा है जिसको सोच के भी बड़ी शर्म सी आती है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में अनेकों ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कार्य केवल मात्र अखबारों में पढ़े जाते हैं, जो दिखने के नाम पे कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इन सभी सर्किलों को गोद ले, स्मार्ट सिटी के तहत प्रशासन इसका प्रोजेक्ट तैयार करे। और क्योंकि शहर में कोई भी आदमी एंट्री करेगा तो उसको सबसे पहले सर्किल वगैरह यही तो नज़र आता है, उससे तो विकास दिखता है शहर का। अब शहर का विकास हो रहा का नहीं। आप उसी दिशा में देखिए कि अम्बेडकर सर्किल जैसे कि आप देखिए, एक तो फंवारा नहीं चलता यहाँ पे, उसके अलावा धोती वाहवाही लूटने के लिए एडीए ने अपना नाम का पत्थर लगा रखा है सामने। इसका मूल उद्घाटन वाला जो पत्र है उसको साइड में छुपा रखा है। किसी भी महापुरुष को या किसी भी राजनेता को क्या पीछे से माला पहराई जाती है? कभी देखा किसी ने? लेकिन अम्बेडकर साहब की यूँ मान के चले अपमान है, ये घोर अपमान है, जिसके हमने पहले 2-3 बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। पीछे सीढ़ियाँ लगा दी, पीछे से माला पहराई जाती है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान निर्माता है उनका अपमान किया जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है। लेकिन 2-3 बार लिख के देने के बावजूद भी ये सीढ़ी साइड में नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं या असामाजिक तत्व बैठ के दारू पी जाते हैं, कहीं कुछ पड़ा रहता है। कई बार हम व्यक्तिगत स्वयं हमने कई बार सामाजिक कार्य करते हुए जो आते हैं जाते वो लोग सफाई करके जाते हैं। एडीए या प्रशासन कभी सफाई नहीं करता है। ये पेड़ पौधे खड़े आज तक पूछे एडीए से कितनी बार इनकी कटाई कराई है, कितनी बार इनका किया है, या कितनी बार यहाँ घास की सफाई की है। ये आज भी जो आपको थोड़ी बहुत सफाई दिख रही है ना, ये केवल मात्र बाबा साहब के अनुयायी जो चाहने वाले लोग वही लोग इसकी सफाई करते हैं। इसलिए मेरी बात ये है, कलेक्टर साहब और प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, सभी सर्किलों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम कराए और इनका सौंदर्यीकरण कर रख रखाव लगे, जिससे आने वाला व्यक्ति को अजमेर शहर का गौरव मानो बढ़े। बाबा जी की दुर्दशा कैसी हो रही है? किताब टूट चुकी है, बाबा साहब की जो बुक संविधान हाथ में वो भी गल चुकी है, टूटी हुई है। इस ओर को ध्यान नहीं प्रशासन का 2-3 बार लिखित में दिया हुआ है, मेरा व्यक्तिगत दिया हुआ है। उसके अलावा बाबा साहब का चश्मा शायद उस समय से ही डैमेज है और अभी भी है, लेकिन प्रशासन ने कहा था हम जल्दी दूसरा एक्सपर्ट को बुला के इसमें दूसरा लगाएंगे, कुछ समय के लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं, आज तक कोई ध्यान नहीं है। ऐसे सभी सर्किल शहर के कोई भी महापुरुष की देख लीजिए, बाबा साहब ही नहीं, शहर के जितने भी महापुरुष है, शिवाजी पार्क हो, चाहे गंगाधर जी का हो, चाहे इधर ज्योतिर्बाजी का हो, जितने भी सर्किल है, किसी और इनका कोई मतलब नहीं है। इनको तो धोती वाहवाही लूटनी है और स्मार्ट सिटी के तहत इनको लेकर इनका भव्य वो किया जाना चाहिए, जिससे कि अजमेर शहर आमजन एक महसूस करते हैं कि हम किस शहर में रहते हैं। आपके मीडियम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह शहर में
स्मार्ट सिटी काम के प्रोजेक्ट को लेकर काम की जा रही है, उस तहत के तहत अजमेर शहर के जो मेन केंद्र बिंदु रहे हैं, अम्बेडकर सर्किल है, शिवाजी पार्क है, ऐसे हमारे ज्योतिबा फूले जी का है, इन पे किसी तरह की सफाई की व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ हमने जाकर अगर निरीक्षण किया हमने, हमारी टीम ने, तो वहाँ ये पाया है कि वहाँ कई तरह के तो खाली बोतलें पड़ी है शराब की, कई खानाबदोश हैं वो सो रहे हैं। आज हम यहाँ अम्बेडकर सर्किल पे भी खड़े हैं तो यहाँ हमने देखा यहाँ ना तो फुहारे हैं, ना कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है। अम्बेडकर की बुक भी वो भी पुरानी गल चुकी है, चश्मा टूटा हुआ है, ना कोई किसी तरह के खड्डे हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यहाँ प्रशासन द्वारा एक हर चौराहे पे सफाई करने के लिए आदमी नियुक्त की जाए, साफ़ सफाई के लिए, पौधरोपण के लिए यहाँ आदमी नियुक्त किए जाए और यहाँ रंग रोशन कराया जाए। अजमेर पंचायती राज चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के बाद 2 चरण और बाकी हैं। वहीं अभी तक के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटरों ने कर दिया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंच चुकी है। अब 8 दिसंबर को इसका फैसला होगा कि जीत का ताज किसके सिर पर होगा। अजमेर में कुल 32 जिला परिषद सदस्यों के लिए होने वाले तृतीय और चौथे चरण के मतदान के बाद ईवीएम को रखने के लिए विशेष सुरक्षा की निगरानी में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा ने बताया कि स्ट्रांग रूम में मशीनों को रखने का काम शुरू हो गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। मतदान पंचायत चुनाव प्रथम और द्वितीय चरण पूर्ण हो चुके हैं। 7 पंचायत समितियों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और मतदान के पश्चात जो मतदान मशीन है, ईवीएम है, उनको उनके स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इनको चारों चरण का चुनाव पूर्ण होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उस समय स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। तब तक के लिए ईवीएम को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंसर्न स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है, जैसे कि उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम को अंदर से उनके जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो बंद किए हुए हैं। इसके बाद उनको रूम को सील किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही पुलिस सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है, जिसमें 24/7 पुलिस की निगरानी में स्ट्रांग रूम को रखा गया। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बहा रहा। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की अनदेखी के कारण सुभाष उद्यान के सामने वाले रोड पर पाइपलाइन टूटने से पीने का पानी सड़कों पर व्यर्थ बहा, जबकि कई कॉलोनियों में पेयजल नहीं पहुंचने पर लोग परेशान हुए। शनिवार को सड़क के बीचों बीच बिछाई गई पाइपलाइन में अचानक रिसाव हो गया, जिस कारण कई घंटों तक हजारों लीटर पानी सड़क में नालों में बहता रहा। आने जाने वाले वाहन चालकों को तो परेशानी हुई, साथ साथ पास से गुजरने वालों के कपड़े भी खराब होते रहे। मुख्य पाइपलाइन लीक होने से कस्बे के अनेक वार्डों में शादियों के सीजन के दौरान पानी सप्लाई बाधित रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन लीक होने के कारण रोड पर अचानक भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बाद भी लीकेज को ठीक नहीं किया गया। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं है तो सब बिल्कुल सूना है। इसी प्रकार से महादेव भोजनालय के बाहर पे जो मेन पाइपलाइन जा रही है, जो कि फायर ब्रिगेड के लिए जाती है, जिसका नियमित 24 घंटे पाइपलाइन चालू है,
उसका पिछले 5 दिनों से लगातार पानी बह रहा है और इस रोड से सारे वीआईपी, सारे मंत्री, सारे विधायक और सारे पार्षद वगैरह इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है, पानी की बूंद कितनी कीमती है, पानी का क्या महत्व है, इस बारे में लोगों को जागरूक करने की और अति आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वाटर बॉक्स इस ओर ध्यान दें, क्योंकि लगातार 5 दिन से पानी बह रहा है। अगर इस तरह ही पानी बहता रहा तो निश्चित रूप से लाखों गैलन पानी जो है लोगों को पीने को मिलता है, वो व्यर्थ जा रहा है। अगर पानी की एक एक बूंद बचाएंगे जब भी हम सार्थक कहलाएंगे। अजमेर जेएलएन अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने वार्ड बॉय सहित अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने और संविदा पर कर्मचारियों को रखने की मांग की। कर्मचारियों से इस मामले में कहा गया कि वार्ड बॉय की कमी के कारण अस्पताल में समस्या उत्पन्न होती है, जिसे दिखने वाला कोई नहीं है। साथ ही एक ही वार्ड बॉय पर सारे काम का बोझ रहता है, इसलिए जरूरी है कि संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाए। आज मतलब कल हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब में बात हुई जब बताइयो कि भाई के आपके मांगा है ना जती है आपकी पूरी कर दें, पर एक खाली सुविधा वाली मांग है ना बा मांग के हाथ में को नहीं। मैं ठेका में क्यों जताई मतलब 100 का मैं 150 कर्मचारी ले लें, पर आ मांग इतनी है हाथ में को नहीं। और बाकी थाने जो आपके वो अटक्यूड़ा है मामला जका सकला में लिखित में दे दें, लिखित में दिया पची आप तोड़ियो। आज सही तो बार लिखित में दे सके है कि मतलब आगे हमने टंकियाँ खाली करे जो गाड़ियाँ खाली करे जो यहाँ का 100 रुपया बढ़ा दें, फिर यहाँ के मतलब कोरोना का पैसा भी अलग सू दे, फिर 100 रुपया ने और यहाँ बढ़ा दें, मतलब जो गाड़ियाँ खाली करी है। हाँ अब संतूर से हाँ अपने हाल तो बे ऑर्डर हाथ में आवे जरा संतूर हाँ भी बात हुई आपने कॉपी दें, वो आपने बधाई भी दें, सब भी काम हो। टीम पुलिस मित्र की ओर से सामाजिक सरोकार और सेवा के लगातार कार्य जारी है। लॉकडाउन से अब तक टीम कई वन्य जीवों को नया जीवन प्रदान कर चुकी है, कई जो जानवरों का जीवन बचा चुकी है। इसी क्रम में टीम को जब सूचना मिली कि पुष्कर पुलिया के पास एक बंदर, काले मुंह के बंदर को बुरी तरह से कुत्तों ने घायल कर दिया है, सूचना पर टीम पुलिस मित्र मौके पर पहुंची है और हाथों हाथ जो टीम ने वन विभाग को भी सूचित किया है। वन विभाग ने उपचार के बाद में बंदर को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे कोरोना योद्धाओं का सम्मान। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें।
सामाजिक सरोकार और सेवा के लिए जाने जाने वाले प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार सेवा कार्य जारी है। आज स्वर्गीय प्रभाती देवी की जो पुण्यतिथि है उसके मौके पर प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मुख्य संरक्षक हैं भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से ट्रस्ट की ओर से जो राजकीय अस्पताल में कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा हैं उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया है। साथ ही सर्दी से बचाव के लिए मरीजों के लिए शॉल दिए गए हैं और कोरोना के बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। तो कह सकते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा हुआ है। पुष्कर से दिलीप नागर साथ सीताराम पाराशर स्वामी न्यूज। जोगण्याधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भंवरलाल जी द्वारा उनकी माताजी प्रभाती देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर 20 कंबल, सैनिटाइज़र और मास्क और जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान, जो नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान किया गया। दादी जी की पुण्यतिथि प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जोगण्याधाम की ओर से हॉस्पिटल में कम्बल और शॉल और सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार आज अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार सहित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जियारत की और देश में अमन चैन शांति की दुआ की। जियारत के बाद चंद्रभूषण कुमार जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता सूचियों के पूर्ण निरीक्षण का कार्य देखा और अधिकारियों से चर्चा की। इस कार्य के बाद चंद्रभूषण कुमार चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि द स्मार्ट अजमेरियन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना है, जिसके तहत शनिवार को बढ़ती सर्दियों को देखते हुए घूघरा घाटी लोक सेवा आयोग के आसपास कंबल बांटे गए। कार्यक्रम का संचालन गुरजीत सिंह छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक हरिराम कोडवानी, मुख्य सलाहकार गिरधर तेजवानी, गुलजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश शर्मा, शारदा गौतम, सपना सैनी, अविनाश शर्मा, शिवानी रागिनी सभी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक संस्था है जो स्मार्ट अजमेर के नाम से जो सामाजिक अपना सारो कार्य समय समय पर निभाती रहती है, उसी के क्रम में चलते हुए एक हमारे संस्था की वरिष्ठ सदस्य है विमला देवी जी गुप्ता, उनके 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे आगे क्रमान्वित करने के लिए हम लोगों ने संस्था के सभी सदस्यों ने आज आरपीएससी के पीछे बंदिया गांव में आकर लगभग 30 कंबल हमने ज़रूरतमंदों को चिन्हित करके उनको बांटे हैं, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे अच्छा उनका जन्मदिन मनाने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो उनका जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज 30 कंबल यहाँ ज़रूरतमंदों को बांटे हैं। इसी तरह आगे हम लोग और भी सामाजिक कार्य करते जाएंगे, जिस तरीके से आज तक करते आ रहे हैं। द अजमेर स्मार्ट अजमेरियन जो कि पूरे साल भर सामाजिक सेवा और लोगों की जन सेवा का कार्य करती रहती है, तो आज जयपुर रोड पर आरपीएससी के पीछे बलिया गांव है। यहाँ हमें जानकारी मिली थी कि कुछ परिवार हैं ज़रूरतमंद जिनको कि सर्दी से बचाव के लिए कंबल की आवश्यकता थी। तो आज संस्था की तरफ से यहाँ उन परिवारों में गर्म कंबलों का वितरण किया गया है और यहाँ काफ़ी संख्या में परिवार यहाँ पे आए, जिन्हें प्रत्येक परिवार को एक एक कंबल हमारी संस्था की तरफ से आज दिया गया है और सभी यहाँ पे कंबल पा करके खुश हैं और इस सर्दी से उनका इसका बचाव होगा
आगे भी उनकी कोई ज़रूरत होगी तो संस्था अपने माध्यम से पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। कितने कंबल करीब थे हमारे पास में 40-45 लोगों का आया था हमारे पास में, तो उन सभी को हमने कंबल दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी।